हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्सेज ऑफ zoology। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल और क्लासेस ऑफ टॉक्सिकेंट। ये टॉक्सिकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक मटेरियल है उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है और इनकी कितनी टाइप्स आई हैं, उनको कितनी क्लासेस के अंदर जो है वो हमने रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो टॉक्सिकेंट को मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस के अंदर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं मेटल्स। स्पेशली मेटल में हम बात करेंगे कि हैवी मेटल कौन कौन से हैं और बॉडी के अंदर जाके किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टॉक्सिसिटी को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मटेरियल के ऊपर, स्पेशली पेस्टिसाइड किस तरीके से टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक मटेरियल के ऊपर बात की जाएगी, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर बात की जाएगी, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या होते हैं इसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी, हैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नैनोमेटल्स क्या होते हैं और स्पेशली रेडिएशन किस तरीके से टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हैवी मेटल्स होते हैं ये किस तरीके से टॉक्सिसिटी क्रिएट करने में अपना रोल प्ले करती है और मौजूदा जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, इंडस्ट्री ने किस तरीके से रोल प्ले किया है इन मेटल को प्रोड्यूस करने में और ये फूड चेन के अंदर किस तरीके से एंटर होती है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किस तरीके से टॉक्सिसिटी को क्रिएट करती है। सो अगर मेटल की बात की जाए तो टेक्निकली दो तरह की मेटल्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एसेंशियल मेटल्स। एसेंशियल मेटल बेसिकली वो मेटल्स होती हैं जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी के अंदर रिक्वायर होती हैं। फॉर एग्जांपल जिंक और क्रोमियम बॉडी के अंदर रिक्वायर होती हैं क्योंकि ये एंजाइम्स के साथ एज अ को फैक्टर के तौर पर यूटिलाइज होती हैं। और इसी तरीके से ऑक्सीजन कैरिंग कुछ पिगमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर जैसे साइटोक्रोम वगैरह, इनके अंदर इनको यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन कुछ मेटल जो है ये नॉन एसेंशियल होती हैं और बॉडी के अंदर अगर ये हाई कंसनट्रेशन के साथ अकोमोलेट हो जाए तो मुख्तलिफ किस्म की ये डिजीजेज जो है वो फैलाती हैं और टॉक्सिसिटी को क्रिएट करती हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन मेटल भी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बॉडी को ज़रूरत होती है नॉर्मल और प्रॉपर फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम, ये बेसिकली बॉडी के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल नर्व कंडक्शन के लिए। बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन स्पेशली वो पता है कि नर्व इम्पल्स के थ्रू होती है और नर्व इम्पल्स जो है वो सोडियम और पोटेशियम के थ्रू जो है वो ब्रेन को सेंड की जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो मेटल जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह इनकी लीस्ट बॉडी के अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं। और कुछ हैवी मेटल्स होती हैं जैसे कि कैडमियम, मरकरी, जिंक वगैरह, ये बॉडी के अंदर जब जाती हैं तो स्पेशली ये टॉक्सिसिटी को क्रिएट करती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मेटल्स। सबसे जो पहली मेटल है हमारे पास ये है क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये स्पेशली एक बॉडी के अंदर एसेंशियल मेटल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है क्योंकि स्लाइट अमाउंट के अंदर ये रिक्वायर होती है नॉर्मल एंजाइम के फंक्शंस के लिए एज अ को फैक्टर के तौर पर। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है हीमोसायनिन के अंदर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिकली दो इसकी स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। एक ये कॉपर वन की फॉर्म में पाई जाती है जिसको क्यूप्रस आयन भी कहते हैं और दूसरी जो है इसकी ज़्यादा टॉक्सिक स्टेट होती है जैसे कि कॉपर टू जिसको क्यूप्रिक आयन कहा जाता है। जो कॉपर टू है बेसिकली ये ज़्यादा स्टेबल होती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन अगर कॉपर वन जिसको क्यूप्रस आयन भी कहते हैं ये इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सिर्फ रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कुछ टिश्यू जो है वो कॉपर टू आयन को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉपर वन आयन के अंदर और इसको जो है बाद में मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसफ़र करके सेल्स के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पे जो है ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। तो यानी अगर कॉपर टू बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी कॉपर टू को भी कॉपर वन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। यानी कॉपर वन या टू इनमें से कोई भी लिया जाए तो कॉपर टू अल्टीमेटली कॉपर वन के अंदर बॉडी के अंदर जाके चेंज हो जाएगा तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। इसके अलावा इसकी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्रोमियम प्लस टू की फॉर्म में पाया जाता है, क्रोमियम प्लस सिक्स की फॉर्म में पाया जाता है और जो ज़्यादा डेंजरस है ये क्रोमियम प्लस थ्री इसकी ट्राईवेलेंट फॉर्म और इसकी हेक्सावेलेंट फॉर्म प्लस सिक्स है जो कि बायोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो हेक्सावेलेंट कंपाउंड है ये बेसिकली इंडस्ट्री से रिलीज़ होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंडस्ट्री है वहाँ से एज आ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ये रिलीज़ होता है। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, इस वजह से ये मेम्ब्रेन के क्रॉस बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ट्राईवेलेंट क्रोमियम के मुकाबले में। इसके अलावा इन वीवो के अंदर जो हेक्सावेलेंट फार्म है ये रिड्यूस हो जाती है ट्राईवेलेंट फार्म के अंदर, और ये इंटरेक्ट करती है इंट्रा सेलुलर जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होती है कि टॉक्सिसिटी होती है। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है क्रोमियम जो है वो कार्सिनोजेनिक मेटल के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जाने जाती हैं। स्पेशली लंग कैंसर जो है वो ये इंड्यूस करवाती है उन वर्कर्स के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री में काम करते हैं और जहाँ पे जो है वो क्रोमियम का सोर्स प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो जो क्रोमियम प्लस 6 है ये भी कार्सिनोजेनिसिटी का जो है बाइस बनता है और लंग्स के अंदर जो है ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। इसी तरीके से जो हमारे पास ये क्रोमियम प्लस 3 है ये बेसिकली जनरेट होता है क्रोमियम प्लस 6 से। जब क्रोमियम प्लस 6 को क्रोमियम प्लस 3 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो उसके अंदर जो है बहुत सारे इंटरमीडिएट्स कंपाउंड भी इनके अंदर बनते हैं जो कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोम का बायस बनते हैं, यानी ब्रोंकाई का जो कैंसर है वो इससे होने के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्रोमियम प्लस 3 के अगर एक्सपोजर हो और ये कॉमुलेट हो जाए लंग्स के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर। अगली मेटल है हमारे पास लेड। अब लेड का इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है, स्पेशली अगर यूएस के अंदर बात करें और पूरी दुनिया के अंदर इसको फ्यूल एडिटिव के तौर पर काम किया जाता है, जहाँ पे ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और लेड पिगमेंट्स के तौर पर इसको पेंट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पेंट के अंदर इसको डालने से पेंट की बहुत अच्छी शाइनिंग आती है, मेटेलिक कलर जो है वो इससे बनाए जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर क्या हो चुका है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट भी उनमें शामिल है, उनमें क्या किया गया है कि फ्यूल के अंदर से जो है वो फ्यूल जो है वो लेड फ्री बनाया जाता है, लेड को उसमें से रिमूव कर दिया जाता है और पेट्स के अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल इतना नहीं किया जाता है। लेकिन अभी बैटरीज के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है जो कि एक बड़ा सोर्स है इन्वायरमेंट के अंदर लेड का। इसके अलावा पाइप से जो है वो लेड निकलता है, मुख्तलिफ किस्म के जो वाटर पाइप्स होते हैं इनके अंदर इसकी कोटिंग होती है और जो सिरेमिक फूड कंटेनर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर इसकी ग्लेजिंग की होती है। जो नॉन ऑर्गेनिक लेड है बेसिकली ये जेआई ट्रैक के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है हमारी खुराक के नाली इंटेस्टाइन। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए भी एब्जॉर्ब हो सकता है अगर एयर के अंदर ये मौजूद हो, और स्किन के ज़रिए से भी जो है ये एब्जॉर्ब हो सकता है, यानी तीनों रूट के ज़रिए बॉडी के अंदर इंटर होने की कैपेबिलिटी रखता है, आपकी जीआई ट्रैक हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या फिर स्किन हो। इसी तरीके से जो इनऑर्गेनिक लेड है अगर इसको इंजेस्ट किया जाए तो बड़ी एफिशिएंटली ये जीआई ट्रैक से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है चिल्ड्रन के अंदर, स्पेशली अडल्ट के मुकाबले में चिल्ड्रन के अंदर इसके एब्जॉर्ब होने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरीके से कंसीव्ड फीमेल के अंदर जो प्लेसेंटा के क्रॉस इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और जो चिल्ड्रंस होते हैं इनकी बॉडी के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, और इसी तरीके से जो बच्चों का ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको भी क्रॉस करती है, तो नर्वस टॉक्सिसिटी भी ये क्रिएट कर सकती है। इनिशियली ये ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, लीवर में जाती है, किडनी में जाती है, और अगर इसका बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो काफ़ी अर्से तक जो है ये बॉडी के अंदर अगर इंटर होती रहे तो ऑलमोस्ट 95% तक जो है ये बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं इसके अंदर ये जमा हो जाती है, और स्पेशली ज़्यादा बढ़ने डालती है बोन टिश्यूज़ के ऊपर। बोन टिश्यू जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, बोन्स के अंदर इसकी जो बड़ी मकदार में जो है वो कॉम्बिनेशन होती है। और दूसरा जो उसका मेन टारगेटेड टिश्यू है नर्वस टॉक्सिसिटी ये क्रिएट करती है, नर्वस सिस्टम के अंदर जाके जो है ये अकामुलेट हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स के अंदर स्पेशली कुछ इन्फेंट्स के अंदर जो है ये नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर है वो डेवलप करवाती है। इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट करती है, मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये इफेक्ट करती है, और बहुत ज़्यादा फीमेल्स के अंदर जो मिस कैरेजेस हैं वो भी लेड टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो भी डिजनरेट होते हैं, फिजियोलॉजिकली वो जो है वो एबनॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉक्सिक और हैवी मेटल है मरकरी, और मरकरी जो है वो इन सब से ज़्यादा जो है वो कॉमन है। मरकरी जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ फार्म के अंदर पाई जाती हैं, तो मरकरी एलिमेंटल मरकरी की फार्म में पाई जाती है, इनऑर्गेनिक मर्क्यूरिक आयन की फार्म में पाई जाती है, और मर्क्यूरिक
HG पॉजिटिव और HG2 पॉजिटिव साल्ट की फॉर्म में पाई जाती है, और ऑर्गेनिकली देखा जाए तो ये मिथाइल मरकरी की फॉर्म में पाई जाती है और डाई मिथाइल मरकरी की फॉर्म में पाई जाती है। ओके, जो एलिमेंटल मरकरी है, ये जो मरकरी वेपर है इसकी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, और ये वेपर्स की फॉर्म में सांस के ज़रिए जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है ये एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा अगर इसको इंजेस्ट किया जाए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, तो फिर ये इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती, हार्मलेस होती है, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट से इसकी जो अब्सॉर्प्शन है वो मिनिमम होती है। और अगर ये एक दफ़ा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए किसी भी रूट के थ्रू, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की बड़ी ही इजीली जो है वो इसके अंदर कैपेबिलिटी मौजूद होती है मरकरी के अंदर, और ये नर्वस सिस्टम को जो है वो इफेक्ट करती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक मरकरी है, इसको ऑर्गेनिक मरकरी यानी मिथाइल मरकरी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में कन्वर्ट करने की सलाहियत पाई जाती है सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया के अंदर। नेचुरली ये इनऑर्गेनिक मरकरी को ऑर्गेनिक मरकरी के अंदर कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मरकरी एक मिथाइल मरकरी जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाईली टॉक्सिक है, और इसकी मेन वजह यह है कि ये ईजिली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस एब्सॉर्ब हो जाता है और सेल और टिश्यू के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाता है। अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री के अंदर 50s और 60s के अंदर जो है वो इसने बहुत ज़्यादा लोगों की जान ली, स्पेशली मिंटमाटा बे के अंदर, जापान के अंदर, जहाँ पे जो बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया जो मुख्तलिफ़ किस्म के ओर्स थे, इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की मदद से जो इनऑर्गेनिक मरकरी था, एलिमेंटल मरकरी था, इसको मिथाइल मरकरी के अंदर कन्वर्ट किया एक्वेटिक सेडिमेंट्स के अंदर, जो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्वेटिक इन्वायरमेंट से इनके अंदर जो मरकरी के ओर्स थे, वहाँ पे बैक्टीरिया ने इसको एलिमेंटल फार्म से ऑर्गेनिक मरकरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इसको मिथाइल मरकरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया, और मिथाइल मरकरी को जो है वो कंज्यूम किया फ़िश और शेल फिशेज़ ने, जिसकी वजह से ये एक्वेटिक फूड चैन के अंदर इंटर हो गए। अब मियामेंटा बे के अंदर रहने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने फ़िश और शेल फिश को इस्तेमाल किया एज अ फूड सोर्स के तौर पर, तो उनकी बॉडी के अंदर मरकरी की वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई, और 1970 के अंदर जो है वो तकरीबन 107 जो पेशेंट है वो उनकी डेथ रिपोर्ट हुई मरकरी की पॉइजनिंग की वजह से। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के 800 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, जिनमें जो है वो मरकरी पॉइजनिंग जो है वो पाई गई। अगर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर मरकरी की बात की जाए, तो जो इन्फेंट होते हैं ये इनके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ फीमेल्स के जो टेस्ट किए गए हैं, लेकिन फिज़िकली वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब उन्होंने यंग वंस को जो है वो बर्थ दी, तो वो अब नॉर्मली पैदा हुए मिथाइल मरकरी की वजह से। स्पेशली उनके अंदर सेरेब्रल पैल्सी की जो है वो डिजीज़ मौजूद थी, और मेंटल रिटार्डनेस उनके अंदर मौजूद थी मरकरी पॉइजनिंग की वजह से। इसके अलावा और कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो फैटल ब्रेन डिजीज़ भी मौजूद थी, स्पेशली जिसमें चिल्ड्रंस को इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, और अडल्ट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट किया। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक मर्करी सॉल्ट है, ये प्राइमरीली जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक है, ये किडनी को ऊपर इफेक्ट करती है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, स्पेशली प्रोक्सिमल ट्यूबुलर जो सेल्स हैं इनको इफेक्ट करती हैं। यहाँ पे जो प्रोक्सिमल ट्यूबुलर सेल होते हैं, इनके अंदर जो सल्फर कंटेनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, इनके साथ ही बाइंड होती है, और इनकी जो परमेबिलिटी है इसको ये इफेक्ट करती है, और इसका रिजल्ट जो है वो हाई एंड यूरेमिक भी हो सकता है, और अल्टीमेटली जो है वो इससे किडनी जो है वो डिसफंक्शन हो सकती है। नेक्स्ट वन इज किडमियम। अब जो कैडमियम है, ये बेसिकली लेड और जिंक की ओर्स जहाँ पे पाई जाती हैं, ये इनके साथ कंबाइन फार्म के अंदर मौजूद होता है, और इंडस्ट्री के अंदर इसको एज अ पिगमेंट के तौर पर पेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक के प्रोडक्ट है, इसमें इसको यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसको यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के अलॉय बनाने के लिए। अल्कली स्टोरेज बैटरी के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, निकल कैडमियम बैटरी के तौर पर। इन्वायरमेंट के अंदर जो इसका मेन एक्सपोजर है वो ग्राउंड वाटर के थ्रू होता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू। स्मेल्टिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को रिफाइन या प्योरीफाई किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और सोर्स है कि जो मुख्तलिफ किस्म की फर्टिलाइज़र है, इसमें भी कैडमियम को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे ये सीवेज वेस्ट के थ्रू, और जो रन ऑफ वाटर होता है मुख्तलिफ किस्म की एग्रीकल्चर वेस्ट, उसके ज़रिए से, और स्मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू जब मेटल्स को रिफाइन किया जाता है, तो वहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर कैडमियम बड़ी मकदार में जो है वो रिलीज होता है।
तो एक्यूट अगर इसकी जो है वो पॉइजनिंग होती है, लोकल इरिटेशन का बायस बनता है, जिस एरिया के ऊपर ये इफेक्ट करते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की स्वेलिंग वगैरह का जो है वो बायस बनता है। अगर इसको इंजेस्ट किया जाए तो ये नोज़िया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन इसके इनिशियल सिम्टम के अंदर आ जाते हैं। और अगर इसको इनहेल किया जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, ये पल्मोनरी एडीमिया से हो सकता है, या फिर केमिकली जो है वो न्यूमोनाइटिस इससे हो सकता है, जो लंग्स है ये स्वेल कर जाते हैं। और अगर लो लेवल के अंदर इसकी कॉम्बिनेशन हो जाए बॉडी के अंदर, तो लॉन्ग मुख्तलिफ किस्म के जो है ऑर्गन इससे डैमेज हो जाते हैं। और स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो तो फिर किडनी जो है वो, किडनी के प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल इससे जो है वो इफेक्ट होने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि किडनी के जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है वो बेसिकली प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन होती है कैडमियम पॉइजनिंग के लिए। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये मेटालोथायोनिन के साथ इंटरेक्ट करती है। और मेटालोथायोनिन के कंसेप्ट के बारे में हम पता है कि मेटालोथायोनिन स्पेशली हमारे बॉडी के अंदर वो प्रोटीन होती हैं जो रिएक्ट करती है इन हैवी मेटल्स के साथ। तो ब्लड के अंदर ये कंबाइन फॉर्म में पाई जाती है मेटालोथायोनिन के साथ। और जब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में जाती है तो जो कैडमियम और मिथालो मेटालोथायोनिन्स होती हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सेल से बैक इनटू द ब्लड। और स्पेशली बाज़ का ये जो किडनी के सेल्स हैं इनके जो लाइसोसोम होते हैं इनके अंदर भी ये कॉमुलेट हो जाती है। और जब इनको लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से डिग्रेड किया जाता है तो कैडमियम आयन बड़ी मकदार में जो है वो रिलीज़ होता है, और इससे जो है वो सेल इंजरी होने के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। और इवन किडनी के सेल के अंदर नेक्रोसिस भी है वो शुरू हो सकती है कैडमियम आयन की वजह से। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द आर्सेनिक। और आर्सेनिक जितने भी हैवी मेटल्स हमने डिस्कस किए इसमें से सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक होता है वो आर्सेनिक ही होता है। 80% अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो पेस्टिसाइड के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट को किल करने के लिए। ग्लासवेयर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसको, पेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक गैस को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ फार्म में एग्जिस्ट करती है, पेंटाफलेट फार्म में पाई जाती है, ऑर्गेनिक आर्सेनेट कंपाउंड की फार्म में पाई जाती है जैसे कलकाल आर्सेनेट वगैरह, ट्राईवेलेंट की फार्म में ये पाई जाती है। इनऑर्गेनिक आर्सेनेट कंपाउंड जैसे कि सोडियम आर्सेनेट, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, आर्सेनिक गैस की फार्म में भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। स्पेशली अगर आर्सेनेट की बात की जाए, आर्सेनेट AS+3 कंपाउंड की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है, और इंजेक्शन, इनहेलेशन या स्किन कांटेक्ट के थ्रू इजीली बॉडी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। और इनिशियली 24 आवर्स के बाद जब ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बॉडी के अंदर जो सल्फर कंटेनिंग टिश्यूज़ और प्रोटीन होते हैं इनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, और स्मॉल अमाउंट के अंदर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करने की कैपेबिलिटी रखता है। और बून को इस वजह से ये स्पेशली डैमेज करता है कि इंटरेक्ट करता है फास्फोरस के साथ। बून से फास्फोरस को ये रिमूव कर देता है और उसके जगह पे खुद ये बोन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए बोन्स के अंदर ये डिपॉजिट फॉर्म में रह सकता है। अक्यूट पॉइजनिंग की बात की जाए तो जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू जो है ये अपनी सिम्टम्स को करवाता है विद इन 30 आवर, यानी इसकी फर्स्ट इनटेक के बाद 32 आवर के अंदर इसके सिम्टम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिसमें पेशेंट के अंदर वॉमिटिंग, वाटरी और ब्लडी डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और एसोफेगस बर्निंग पेन इसके अंदर हो सकती है। और इसके अलावा ये बॉडी के अंदर वेजो डायलेशन करवाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की ये आर्टरीज और वेन्स को डायलेट कर देता है। मायोकार्डियल डिप्रेशन इससे हो सकता है, सेरिब्रल एडिमा जिसमें नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और डिस्टल पेरिफेरल न्यूरोपैथी से हो सकती है। और लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर प्रोलॉन्ग्ड अगर ये हो तो इससे जॉन्डिस और रेनल फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, और इवन कुछ पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी फेलियर होने की वजह से विद इन 24 आवर टू 4 डेज पेशेंट की डेथ हो जाती है। सो इस वजह से आर्सेनिक बाकी तमाम मेटल के मुकाबले में ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के स्टॉक में हमने हैवी मेटल्स के ऊपर बात की। नेक्स्ट के हम लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है जिसको पेस्टिसाइड कहते हैं, ये किस तरीके से टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। थैंक यू सो मच।